सो आइए शुरू करते हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स के केस में जो होता है टॉर्क होता है। टॉर्क सेम रोल ही प्ले करता है जो आपका इनर्शिया प्ले करता है स्ट्रेट लाइन मोशन। तो टॉर्क समझने से पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चंस है जिनके बारे में आप सोचिएगा तो आप टॉर्क को आसानी से समझ जाएंगे। सपोज करिए ये अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोग्राम का वेट मान लीजिए है एक, और हम इस वेट को यहाँ पर एक बार यहाँ पर लटका रहे हैं। फिर उसी सेम मास को हम यहाँ पर हैंग कर रहे हैं और फिर उसी सेम मास को हम एट द टिप ऑफ माई हैंड हैंग कर रहे हैं। तो जब हम इस सेम मास को एट द 2 kg या जो भी जितना भी मास था इसको जब हम हैंड के टिप पे हैंग कर रहे थे तो यहाँ पे जो हमारा तकलीफ था वो बढ़ जा रहा था। अब इन द कंपेरिजन यहाँ पे उसको हैंग करना आसान था और यहाँ पे सबसे आसान काम था इसको हैंग करना। लेकिन जब टिप पे यहाँ से जो आपको जॉइंट है, जॉइंट से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं सो जो हमारा हैंड है तो हैंड पे फोर्स किधर लग रहा है, उस वेट के कारण फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। यहाँ भी डाउनवर्ड लग रहा है और यहाँ भी डाउनवर्ड ही लग रहा है, सेम फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। लेकिन डिस्टेंस वेरी करने के साथ साथ हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, तकलीफ बढ़ जा रहा है। सो ऐसा क्या हो रहा है कि इस पे तक, क्योंकि फोर्स तो फैक्टर नहीं है, क्योंकि फोर्स तो सेम ही है, तो एक कोई ऐसा फैक्टर जरूर होगा जो यहाँ पे आपका तकलीफ बढ़ा रहा है, वह फैक्टर है टॉर्क। अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक और एग्जांपल आपको दिखा दीजिए। सो सपोज करिए ये विंडो है और ये आपका विंडो का जॉइंट है। अब अगर मैं इस विंडो को इस पोर्शन से पुश करें या पुल करें तो हमको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा इसको पुश करने या पुल करने। इन द कंपेरिजन अगर हम इसको यहाँ से पुश या पुल करें तो ये कंपेरेटिवली उस वहाँ के मुकाबले आसान था, और अगर यहाँ पे लगाएंगे तो कंपेरेटिवली इसके मुकाबले फोर्स हमको कम लगाना पड़ा लेकिन इसके मुकाबले ज़्यादा लगाना पड़ा। और एक बात और, अगर हम इसको इस तरीके से पुश करें, अगर हम इसको आप वर्टिकली आउटवर्ड पुल करें या वर्टिकली इनवर्ड इसको पुश करें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो जो रोल में फैक्टर आ रहा है वह है टॉर्क। टॉर्क जो है 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। टॉर्क जो है 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, दूसरा फोर्स कहाँ पे लग रहा है, और तीसरा फोर्स कैसे लग रहा है। ये तीनों फैक्टर आपके टॉर्क में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। 3 फैक्टर्स, फोर्स कहाँ पे लग रहा है, दूसरा फोर्स कैसे लग रहा है और तीसरा फोर्स कितना लग रहा है। सो लेट्स चेक दैट आउट मैथमेटिकली इसका क्या रूल है। सो हम आज अपने लेक्चर्स में शुरू करने जा रहे थे टॉर्क, जैसा कि आपको शुरुआत के एग्जांपल से पता चल गया। अब जैसे टॉर्क की बात आती है वैसे ही लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि टॉर्क तो सिर्फ रोटेशनल मैकेनिक्स में काम आता है, टॉर्क तो सिर्फ वहीं पे लगता है जहाँ पे रोटेशन का कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, इन द 90% केसेस टॉर्क आपका रोटेशनल मैकेनिक्स में ही काम आता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर में अगर कोई वेरिएशन होता है तो वहाँ पे टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि रोटेशनल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट टॉर्क के अंतर्गत आता है 80%। लेकिन जहाँ कहीं भी एक और वर्ड आता है ट्विस्टिंग, जहाँ कहीं भी ट्विस्टिंग हो रहा है या ट्विस्टिंग के आसार दिख रहे हैं वहाँ पे ही तुरंत आपका टॉर्क क्या आता है, रोल में आता है। सो हमारे +2 लेवल में केवल और केवल रोटेशनल मैकेनिक्स की बातें होती है, यहाँ पे ट्विस्टिंग की बातें होती है, थोड़े लेवल पे होती है। तो रोटेशनल मैकेनिक्स की जो आधे से ज़्यादा बातें होती है वो रिजिड बॉडी पर शुरू होकर के रिजिड बॉडी पर ही ख़त्म हो जाती है, या यूँ कहिए कि रोटेशनल मैकेनिक्स की आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो रिजिड बॉडी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सो अब रिजिड बॉडी के इर्द गिर्द अगर घूमती रहती है तो हमें ये भी जानना होगा कि रिजिड बॉडी क्या होता है। सो रिजिड बॉडी अगर हम आपको सिंपली समझाएं तो रिजिड बॉडी का अर्थ ये है कि मान लीजिए कोई बॉडी है तो उसके किन्हीं 2 पॉइंट का, चाहे आप इस बॉडी को यहाँ ले जाइए, इस बॉडी को यहाँ रोटेट कर दिए किसी भी वेलोसिटी से, या इस बॉडी को कहीं और लेते जाइए, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वह अगर चेंज नहीं हो रहा, रिलेटिव सेपरेशन इन दोनों के बीच का चेंज
नहीं हो रहा है तो ऐसे बॉडीज क्या कहलाएंगी, रिजिड बॉडी कहलाएंगी। सो हमारा मेन कॉन्सेप्ट रिजिड बॉडी पढ़ना नहीं था, हमारा मेन कॉन्सेप्ट था टॉर्क को पढ़ना। तो चलिए टॉर्क को रिजिड बॉडी से रिलेट करते हैं। सपोज करिए ये कोई एक आपका रिजिड बॉडी और ये कोई आपका पॉइंट ए है जिस पे आपने फोर्स लगाया हुआ एफ न्यूटन का। और एक बात और, ये रिजिड बॉडी आपका यहाँ पर हिंज्ड है, ये रिजिड बॉडी आपका हिंज्ड है और ये इस एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी फ्री है रोटेट करने के। अब ये क्रॉस का मतलब क्या है कि ये आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है या इनवर्ड है, ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फ्री है रोटेशन करने के। सो जो हमारा टॉर्क डिफाइन होता है, टॉर्क को हम इस प्रकार से लिखते हैं, जो टॉर्क डिफाइन होता है वह होता है आर क्रॉस एफ। नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं कि टॉर्क आपका एफ क्रॉस आर भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। टॉर्क हमेशा ही आपका क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। अब आर क्या है, आर आपका बेसिकली जिस पॉइंट ऑफ हिंज मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आर क्या है, आर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किस चीज का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, ये अब वो अलग बात है कि आपका अगर ये आपका हिंज पॉइंट अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ओरिजिन से पास करा तो ये यार आपका पोजीशन वेक्टर भी हो जाएगा, लेकिन इन जनरल आर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम द पॉइंट जहाँ से आपका एक्स जिसके अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट करने के लिए फ्री है और वहाँ पे जहाँ पे अप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। सब इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं, थोड़ा इसको मतलब और सिंप्लीफाई करते हैं। तो और सिंप्लीफाई करने जब जाते हैं तो हमारे पास ये था रिजिड बॉडी है, यहाँ पर हमारा क्या था, हिंज था, यहाँ पर हमारा हिंज था, मतलब कि हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था इस बॉडी का जिसके अबाउट ये फ्री था रोटेट करने के लिए, वह इस पॉइंट से पास करा। ये हमारा वेक्टर आर है और ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। सो बेसिकली अब हमको क्या करना है, हमारे पास टॉर्क था, टॉर्क कितना था, टॉर्क था आर क्रॉस एफ। अब आर क्रॉस एफ था तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ आर इंटू मॉड ऑफ एफ इंटू साइन थीटा। अब थीटा क्या है ये जानना आपका जरूरी है। थीटा जानने के लिए, थीटा क्या है, आर और एफ के बीच का एंगल। और हमने वेक्टर वाले लेक्चर में ये आपको बताया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे मेजर करते, उन दोनों का टेल आपस में जुड़ा होना चाहिए। तो इस आर को हम और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हमारा हो गया आर और ये एंगल आपका थीटा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। सो इसको हम रीअरेंज करते हैं। जब रीअरेंज करते हैं तो ये होता है एफ। जब हम इसको रीअरेंज करते हैं, किसको, जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ये होता है मॉड ऑफ एफ इंटू मॉड ऑफ आर साइन थीटा। अब हम ये जानना, अब हम इसको विजुलाइज करते हैं क्या। तो आप क्या करिए कि इस जो लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को आप थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए और जिस पॉइंट से आपका सपोर्ट है, जिस पॉइंट पे आपका रोटेशन करने के लिए बॉडी फ्री है, उस पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से क्या करिए, परपेंडिकुलर डालिए। और इसको मान लीजिए हमने बोल दिया ये बी डैश था, ये आपका ए है, तो हमने मान लिया ए बी डैश को हमने क्या बोल दिया, ए बी डैश को हम बोल दिए आर परपेंडिकुलर। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये आपका आर है, ये आपका आर परपेंडिकुलर है और ये आपका एंगल कितना है, थीटा। ये आपका आर है, ये आपका आर परपेंडिकुलर। सो इसी ट्रायंगल कौन सा है, ए बी और ये सी मान लीजिए, ए बी डैश एंड सी। अब
इसमें हम देख रहे हैं कि जो आर परपेंडिकुलर आ रहा है वह आ रहा है मॉड आर साइन थीटा। सो बेसिकली हमारा जो टॉर्क है वह कितना है, मॉड ऑफ एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। सो आर परपेंडिकुलर क्या है, आर परपेंडिकुलर है वह डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पे आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहाँ जिसके अबाउट रिजिड बॉडी फ्री है रोटेट करने के लिए, उस पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे, तो होता है आर परपेंडिकुलर। सो सिंपली टॉर्क अगर हम बात करें तो टॉर्क जो होता है वह होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। अब जो हमारा पहला एग्जांपल हम वीडियो के शुरू में देखे थे उसमें क्या था, आर परपेंडिकुलर इंक्रीज हो रहा था। अगर डायग्राम के थ्रू समझाओ तो हमारा हर केस में जो फोर्स था एम जी वह तो डाउनवर्ड ही लग रहा था, लेकिन जो आर परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर आपका इस केस में इंक्रीज हो रहा। तो आर परपेंडिकुलर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे आपका टॉर्क क्या हो रहा था, टॉर्क भी इंक्रीज हो रहा था। सो मेन फंडा क्या है, मेन फंडा टॉर्क का एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। इसको एनालाइज करने का एक दूसरा तरीका भी है। ये आपका रिजिड बॉडी था, इसके अबाउट आपका फ्री था बॉडी रोटेट करने के लिए, ये आपका आर है और ये आपका क्या है, एफ है, और ये एंगल आपका था थीटा। सो अब एफ को रिजॉल्व कर लेते हैं। इधर का कंपोनेंट आपका इसके परपेंडिकुलर आएगा एफ साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा। सो हम उसी टॉर्क को फिर से देखते, इसको आप, एक तरीका तो ये होगा, और दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था आर इंटू मॉड आर इंटू एफ साइन थीटा। सो ये भी तरीका है कि फोर्स का वह कंपोनेंट जो आपके आर के परपेंडिकुलर है, सिर्फ वही कंपोनेंट आपका टॉर्क देगा, जो फोर्स के जो आर के पैरेलल है वह आपको टॉर्क नहीं देगा। यह स्वाभाविक सी बात भी है क्योंकि आपके टॉर्क में क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल कंपोनेंट क्या देते हैं आपको, जीरो देते हैं। सो दैट वाज द टू, अगर हम उसको एफ परपेंडिकुलर बोल दे तो ये जो आपका टॉर्क होगा, ये जो आपका टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा आर मॉड आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। सो टॉर्क को, टॉर्क चूँकि वेक्टर है, वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अलग है, ये सब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने का दो तरीका, पहला तरीका क्या था, फोर्स लीजिए जो आपने फोर्स अप्लाई किया है और आर परपेंडिकुलर से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आर परपेंडिकुलर क्या, आर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा केस क्या है, टॉर्क लीजिए आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, जो एफ के परपेंडिकुलर जो आपका फोर्स लग रहा है, आर के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर। और डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन आपका टॉर्क में, जब भी कोई बॉडी क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज तो टॉर्क पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो टॉर्क निगेटिव लेते हैं। सो इसको अगर हम एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए कि ये कोई रिजिड बॉडी है, इस पर हमने एफ फोर्स लगाया इधर, और ये बॉडी यहाँ पे हिंज्ड है, एक फोर्स लगाया इधर F2, एक फोर्स लगाया F3, और एक फोर्स लगाया F4। अब हम इन सभी फोर्सेस का टॉर्क इफेक्ट देखना चाहते हैं, सेंस ऑफ टॉर्क देखना चाहते हैं, रोटेशन किस डायरेक्शन में रोटेट करें। तो अगर हम F1 को याद रखें और बाकी सभी तीनों फोर्सेस को भूल जाए तो F1 इसको किधर घुमाएगा, F1 आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसके कारण जो टॉर्क आएगा वह निगेटिव आएगा। और F3 की अगर बात करें तो F3 आपका लाइन आप जहाँ से आपका रोटेशन हो रहा है उसी से पास कर रहा है, तो F2 के कारण टॉर्क जीरो होगा, सॉरी F3 के का। और F4 की अगर हम बात करें तो F4 भी आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसका भी टॉर्क निगेटिव होगा। और F3 की बात करो तो F3 आपका
इस सेंस में होगा, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में होगा, तो इसके कारण टॉर्क पॉजिटिव। तो टॉर्क जनरली जब हम बात करते हैं टॉर्क की, तो जनरली +2 लेवल पे हम बात करते हैं टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। किसकी बात करते हैं? टॉर्क अबाउट एन एक्सिस की बात करते हैं। लेकिन जो नेट टॉर्क होता है, नेट टॉर्क जो होता है वह अबाउट अ पॉइंट होता है, अबाउट अ पॉइंट होता है। सो जब भी हम टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कहते हैं तो इसका मतलब है कि टॉर्क अबाउट द एक्सिस, जैसे मान लीजिए यह एक पॉइंट है, तो नेट टॉर्क हमेशा होता है अबाउट अ पॉइंट। लेकिन जब भी हम टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कहते हैं तो वह एक्सिस उस पॉइंट से पास होता है। तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस जो होता है, उसमें जो एक्सिस होता है वह इस पॉइंट से पास करता है जिसके अबाउट नेट टॉर्क आपने फाइंड किया या फाइंड करना। सो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। अब टॉर्क से रिलेटेड और सारे प्रॉब्लम्स है, इससे पहले आपको रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखना पड़ेगा, उसके वीडियो अगले में आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आप पकड़े रहिएगा कि जो टॉर्क होता है, इस बात को मत बोलिएगा, जो टॉर्क होता है वह आर क्रॉस एफ होता है, एफ क्रॉस आर नहीं होता। और इसको और मॉडिफाइड करते हैं तो वह होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, और यह होता है आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। तीन चीज़ें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए और डायरेक्शन निकालने के लिए आपको हमने बताया था कि दो वेक्टर अगर है ए और बी, थीटा एंगल बनाया तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इन द वेक्टर लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको लेकर के आएंगे सब, उससे पहले आपको रोटेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स। रोटेशन में सब मेन प्रॉब्लम फोकस रहेगा आपका इनर्शिया कैलकुलेट करने में, एंड देन आफ्टर हम टॉर्क मदद से आपके बहुत सारे जो डेली एप्लीकेशंस के प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। सो लेट्स टेक एन इनिशिएटिव फॉर लर्निंग। सीखते रहिए। टॉर्क से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिए। बुक प्रेफर कर सकते हैं आप HC वर्मा, एंड उसके बाद आप थ्योरी की अगर आपको पढ़नी है तो उसके लिए आप पढ़ लीजिए रेशनिक हेलिडे पढ़ लीजिए, ये अच्छी बुक है कॉन्सेप्ट के लिए। और मोर एडवांस अगर आपको लगाना हो सवाल टॉर्क पे, तो मोर एडवांस प्रॉब्लम टॉर्क पे वैसे नहीं बनते, तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। आप इरोडो लगा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो, वरना अच्छी बनवाइए सफिशिएंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक यू, हैव अ गुड डे।